अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101, ठीक है, फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इसमें मैं देखना हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस में 8 मॉड्यूल्स हमें आए हैं, 9 मॉड्यूल्स हमें आए हैं 10 से लेकर 18 तक, ठीक है। और हमारा पेपर पैटर्न वही है कि हम लोगों को MCQ दिए जाएंगे और फिर हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कुछ 3 मार्क्स के होंगे और कुछ 5 मार्क्स के होंगे। और आज जो क्वेश्चन आए थे वो नंबर में 39 थे। अब हम आते हैं हमारे कंटेंट की। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कोई भी ऐसी एलोकेशन है जो हम कोर्स के ऊपर लगाते हैं कि हमारा जो एसिड है वो फुल अपनी लाइफ साइकिल में कितना को कम हुआ है, कितना को डिक्रीज़ हुआ है अपनी रियल वैल्यू से, ठीक है। वो कह रहा है फिक्स एसिड क्या होते हैं। फिक्स एसिड होते हैं जो लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ठीक है, और जिनका मकसद ये होता है कि उन्होंने बिज़नेस में रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है। और उनको हम लोग जब कंपनी पे लेके आते हैं तो हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इनको 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में इनको सेल कर देंगे। ऐसा हमारा कोई पर्पस नहीं होता। हम इनको लॉन्ग पीरियड के लिए लेके चलते हैं, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। हम इसको ईयर्स में लेके चलते हैं। उसके बाद फिक्स एसिड्स को ही हम डेप्रिसिएबल एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जब हमारा एक्सपेंस होता है तब वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसने आपको सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बता दिया है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड का मतलब ये है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कि आप अपने घर की फ्रिज लेकर आए थे 50,000 की, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें ईयरली ये अंदाज़ा लगाया कि इसके जिस तरह साल गुजरते जाएंगे उस तरह इसका हर साल जो प्राइस है वो 10,000 कम होती जाएगी, ठीक है। तो 50,000 में से आप 10,000 निकालेंगे, फिर 10,000 निकालेंगे, फिर 10,000 निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारा आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहले साल के लिए आपने 10,000 लेस किया तो आपके फर्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब आपके पास बचा 40,000। अब सेकेंड ईयर फिर आपका 10,000 जो है आपने एस्टिमेट लगाया था डेप्रिसिएशन होगा, तो आपने 40 में से लेस करना है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और अब अगर आप इस 10 जितने भी ऑन टेंस होंगे आपके, अगर आपकी फ्रिज 4 ईयर्स चलती है तो वो 40,000 हो जाएगा। तो ये 40,000 क्या कहलाएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यूज़फुल लाइफ वो कह रहा है यूज़फुल लाइफ जो है वो उतनी होती है उसकी जितना वो कंपनी को बेनिफिट दे सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी लगाई हुई है, वो कंपनी को बेनिफिट दे पाई 3 ईयर्स तक, उसके बाद वो बेनिफिट देना ख़त्म हो गया। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव ग्रुपिंग ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? जितने भी हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, जो भी हमारी मिड से मिड जो चीज़ें हमने परचेज़ की हुई हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट की हुई हैं, बिज़नेस में अर्न करने के लिए, वो हमारी फिक्स एसेट में आती हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स, ठीक है। अब वो कह रहा है जो लैंड होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। उसकी अगर हम वैल्यू कम करते हैं लाइफ के साथ साथ तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब उसने जर्नल एंट्रीज बता दी हैं। डेबिट हम लोग करेंगे हमारा एलिमेंट एसिड जो हमने परचेज़ किया है, फर्नीचर या जो भी, और हम क्रेडिट करेंगे हमारा कैश या बैंक जिसके थ्रू हमने पेमेंट की है। और अगर हमने पेमेंट नहीं की, हमने उस बंदे को उधार पर रखा है, तो हम उसको पेबल अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए ये 2 हेड्स जो हैं हम लोगों को बनाने पड़ते हैं, या 2 हेड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है हम देख चुके हैं। अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसके लिए एंट्री क्या है? उसके लिए एंट्री ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है? डेप्रिसिएशन 3 जगहों पे आ सकती है। जब हम अपनी इनकम प्रॉफिट बनाते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं,
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड में भी इसका हिस्सा चला जाता है, ठीक है, जितनी वो गुड्स के ऊपर लगी हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी इसका हिस्सा जाता है और सेलिंग एक्सपेंस में भी इसका हिस्सा जाता है, ठीक है। अगर उसमें दिए हों अलग अलग में तो हम अलग अलग में इसको अपॉर्चुनेट कर देते हैं। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, मेथड 2 ही हैं, इसके होते 5 हैं लेकिन यहाँ 2 ही बस बताए गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, और रिड्यूसिंग को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि हमें कोई परसेंटेज फिक्स नहीं दी जाती, ठीक है। वो हमें बताता है कि मैंने फ्रिज ली या मैंने मशीनरी ली 1,00,000 रुपीज़ की, और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है जो उसकी एंड पे जो रकम बचेगी वो बचेगी 20,000, ठीक है। और उसकी ज़िंदगी जो है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कॉस्ट लिखेंगे 1,00,000, हम उसमें से लेस कर देंगे हमारी रेजिडुअल वैल्यू दैट इज़ 20,000, हमारे पास आ जाएगा 80,000, और हम 80,000 को, अब ये जो 80,000 ये हमारी पूरी अमाउंट है जो ईयर बाय ईयर डिक्रीज़ होकर 20,000 रह गई थी, तो हमने इस 80,000 को ईयर्स पे डिवाइड करना है ताकि हम निकाल सकें एक ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आई है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, ठीक है। तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये मैंने औखा चूज़ कर लिया, आई थिंक 40 आएगा, 16, तो हमारे पास 16% जो है वो आ जाएगी, 16,000 जो है वो हमारा पर ईयर निकल कर आ जाएगा कि हमने 16,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की है। अब वो कह रहा है रेजिडुअल वैल्यू में क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू में ये होता है अच्छा, वो कह रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है कि जो हमारी वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद एंड ईयर पे हमारे पास बच जाती है, ठीक है, एक्सपायरी के टाइम पे हमारे पास जो बच जाती है, ठीक है। अब उसने कॉस्ट दी है, लाइफ ऑफ एसेट्स दी है, ठीक है, 1,00,000 5 ईयर 20,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कॉस्ट और 20,000, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके ऊपर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड अगर हम करेंगे तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे हम लोग ये चार्ज करेंगे 20%, ठीक है। पहले हम 1,00,000 के ऊपर 20% चार्ज करेंगे, ठीक है, हमने चार्ज कर लिया, ये हमारा आ गया 20,000। अब हमने इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास आया 80, क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं, जो हमारे पास कीमत बची हम उसके ऊपर फर्दर चार्ज करने वाले हैं, तो हम अब इस 80,000 के ऊपर 20% चार्ज करेंगे, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब हम फिर इस 16 को लेस करेंगे 80 से, और फिर जो आएगा 64,000 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, इस तरह फर्दर चलता जाएगा। जो हमारे पिछले साल में असल वैल्यू में से लेस करके डेप्रिसिएशन जो हमारे पास अमाउंट बची उसके ऊपर हम परसेंटेज लेंगे तो हमारा रिटर्न वैल्यू मेथड में आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है इलस्ट्रेशन की, ये भी उसने दी हुई है, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, उन दोस्तों ने उन दोनों को कंपेयर किया है। उसके बाद हमारे पास मेथड बारी आ गई है, ये अगेन सब वही चीज़ें बस रिपीट हुई हुई हैं, ओके, दिस थिंग इज़ न्यू। अब वो कह रहा है कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोगों को परसेंटेज ना दी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। उस परसेंटेज को फाइंड करने का फार्मूला है रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितनी उसकी लाइफ साइकिल है, जितना उसका ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल है, ठीक है, इस 3 ईयर्स और 5 ईयर्स जब तक वो काम दे सकती है कंपनी को, ठीक है। उसके बाद आर वी रेजिडुअल वैल्यू ओवर उसकी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉस्ट 1,00,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और ईयर जो लाइफ के हैं वो 3 ईयर्स हैं। हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास आ गया 42%। अब हम 1,00,000 के ऊपर 42% ईयरली चार्ज कर लेंगे, तो 1,00,000 में से 42 को लेस किया 58 आ गया, नेक्स्ट टाइम 58 के ऊपर निकाला जाएगा, ठीक है। फिर आंसर आ गया दिस, और उसमें से उसको लेस करें तो हमारे पास आंसर आ गया दिस, ये अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बची, रिटर्न ऑन वैल्यू बची, तो इसके ऊपर हम 42% लेंगे। तो इसी तरह हम लोग ऑनवर्ड चलेंगे, तो हमारे पास हमारा एंड का जो बैलेंस है वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू बचेगी, दैट इज़ 20,000। उसके बाद ये उसकी प्रैक्टिस है और उसकी एंट्रीज़ हैं, ठीक है।
एंट्रीज हैं डिस्पोजल की। तो हम डिस्पोजल को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब हमने डिस्पोजल करना है तब हम लोग हमारी जो फुल एसिड की वैल्यू होती है फिक्स एसिड डिस्पोजल अकाउंट में डाल दी जाती है और हम उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं फिक्स एसिड कॉस्ट को। यानी कि हमारा फिक्स एसिड डिस्पोजल का जो लेजर अकाउंट है, ओके, लेजर और लेजर डिटेल में एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब वो कह रहा है हम जब डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं और डिस्पोजल अकाउंट आपका पास पे अभी जो पेपर हुआ था मेरा उसमें आया हुआ था, ठीक है। फिक्स एसिड डिस्पोजल का कंट्रोल अकाउंट बनाना था, टी अकाउंट बनाना था, लेजर बनाना था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि वो कह रहा है कि हमारी जितनी कॉस्ट है ना फिक्स एसिड की, तो पहले तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट फिक्स एसिड डिस्पोजल कि इतने लाख का तुमने एसिड लिया था वो डिस्पोजल हो गया। उसके बाद हमारी जितनी भी डेप्रिसिएशन आई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम उसको क्रेडिट कर देंगे फिक्स एसिड अकाउंट से। हमारा डिस्पोजल जो है वो अकाउंट इतनी रकम से कम होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमें कैश रिसीव हुआ है उसको हम डेबिट कर देंगे और हमारे फिक्स एसिड डिस्पोजल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी विच इज़ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन। वो कह रहा है पॉलिसी सिर्फ दो हैं, एक ये है डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और एक ये है फुल ईयर डेप्रिसिएशन। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक कहता है कि अगर हम लेकर आए हैं एसिड हमारी कंपनी में, तो हम लोग लेकर आए हैं उसको फेब में और हमारा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो हम 28 फेब को लेकर आए हैं, तो हम मार्च से ऑनवर्ड दिसंबर के मंथ्स लिखेंगे, हम लोग 10 मंथ्स लिखेंगे। लेकिन दूसरा जो मेथड है फुल लाइफ वाला मेथड जो है वो कहता है कि नहीं, जिस साल में वो आई है हम उसको फुली चार्ज करेंगे, 12/12 चार्ज करेंगे, हम मंथ उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखिए इसमें मंथ्स हैं, ठीक है, और नेक्स्ट में मंथ्स नहीं हैं। और जो बेसिक ऑफ यूज़ है उसमें अगर हम डिस्पोजल कर रहे हैं, तो अगर हम अक्टूबर में डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर एंड पे, तो हम लोग 10/12 करेंगे चार्ज जो हमने यूज़ की है, ठीक है। जबकि जो परचेज ईयर वाला है वो कहता है कि नहीं करना, हमने फुल बटा फुल जो है वो चार्ज करनी है जब हमने उसको परचेज़ किया। लेकिन जब हमने सेल करनी है तब हमने चाहे उसको अक्टूबर में सेल किया है, 10 मंथ्स यूज़ करके सेल किया है, हम उसको ज़ीरो लेंगे, ठीक है। हम उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो यही है अभी फुल करनी है। जब परचेज़ हुई तो फुल करनी है, चाहे 2 मंथ नहीं भी यूज़ हुए, और जब सेल करनी है चाहे 10 मंथ्स यूज़ हो गए हैं, हमने चार्ज ही नहीं करनी डेप्रिसिएशन, ये इसका रूल है। कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स एसिड रजिस्टर। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हमने डिफरेंट से क्लास, हमने एसिड की क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, हमने इसकी डेट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करनी है, हमने पर्टिकुलर ऑफ एसिड डिटेल में लिखने हैं, हमने लोकेशन ऑफ एसिड लिखनी है, हमने रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न करने हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है इलस्ट्रेशन की, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। हमने इसकी परसेंटेज निकाली है एंड देन ऑनवर्ड हमने उसके ऊपर काम कर लिया है। एक्यूमुलेटेड अलग लिखी है और दूसरी डिफरेंट में लिखी है। अब वो कह रहा है कि अगर हम लोग एसिड्स के ऊपर कुछ एंट्रीज कर रहे थे लेकिन वो एसिड अभी कंपनी के इस्तेमाल में नहीं आया, तो हम लोग उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। फिक्स एसिड के साइड्स पर ही हम लोग उसको फर्नीचर या मशीनरी से नहीं लिखेंगे, हम उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से लिख देंगे। डेबिट रेलिवेंट कॉस्ट अकाउंट एसिड अकाउंट और क्रेडिट में लिख देंगे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, इस रिटर्न मेथड में मैं काउंट करवाया, वैसे दोबारा हम कर चुके हैं। रिटर्न वाले से मेथड दोबारा बताया हुआ है, ये भी हम काउंट कर चुके हैं। फुल ईयर एंड यूज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डेप्रिसिएशन ऑन परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है।
ये ऊपर वही चीज़ है सारी जो हमने पहले देखी है। अब इसके बाद इसकी एंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है हमारा कैश, बैंक एंड पेएबल अकाउंट, ठीक है। और रेलिवेंट एसिड अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है और जो हमारा क्रेडिट है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली जब हम लोग कोई एसिड परचेज़ करते हैं और हम अभी उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करते या हम अभी उसको काम में नहीं लेकर आते, ठीक है, तब वो एसिड अपने नाम से नहीं जाता, ठीक है। हम लोग अगर हम फर्नीचर लेकर आए हैं तो हम उसको एसिड साइड पे फर्नीचर के नाम से फिलवत नहीं लिखते, हम उसको एसिड साइड पे लिखते तो हैं, लेकिन हम उसको लिखते किससे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कि ये अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, लगा नहीं है, ये काम जारी जा रहा है, लेकिन हमने कैश उसके अगेंस्ट पे किया है या बैंक को भी पे किया है या पेबल्स क्रिएट किए हैं, वो हम एज इट इज़ ही मैंशन करते हैं। उसके बाद जब हमारे यहाँ जो एसिड पे काम करना है वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को ख़त्म कर देते हैं, जो हमने एक फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया हुआ था एसिड साइड पे। और एसिड में जो हमने एसिड परचेज़ किया था, लेट्स सपोज में हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, मैंने फर्नीचर की एग्जांपल दी थी पहले, तो हम डेबिट में उसको फर्नीचर लिख देते हैं जो उसका हक था, ठीक है। और जो हमने फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसको हम एंड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, फिक्स एसिड, नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसिड साइड पर ही, भी वही एग्जाम्पल है। ओके, डेप्रिसिएशन के लिए भी एक डिटेल चैप्टर वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इसमें कोई मसला होगा, आप डिटेल में समझना चाह रहे होंगे तो वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो के जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो यही हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। उसमें 5 कंप्लीट हैं, लेकिन फर्स्ट 2 यही हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वो कह रहा है फिक्स एसिड की जो रिवैल्यूएशन है वो किन किन तरीक़ों पर होती है। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है कि हमने परचेज़ किया है और उसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट दी है, वेजेस दी हैं या इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी है, वो भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एसिड जो है हमें इतने में पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर कोई एसिड रीवैल्यूड किया जाए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से, तब जो असेस अमाउंट होती है वो हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एसिड जो था फिल वक्त पड़ा हुआ था 50,000 का, अब हम चाह रहे हैं कि उसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कर दें, ठीक है। तो हम उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करते हैं। हम एक तरफ फिक्स एसिड को डेबिट करते हैं, दूसरी तरफ हम रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कि हमने एसिड बढ़ाया है अपने ही रिजर्व में से निकाल कर, अपना ही रिजर्व जो है वो क्रिएट कर, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। फेयर वैल्यू क्या कह रहा है कि इट इज़ द वैल्यू एट विच एन एसेट ब्रिंग्स टू द मैनेजमेंट। जो बुक वैल्यू होती है उसको हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या क्या है, रिवैल्यूएशन के रूल्स दिए हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पर हम इसको रिवैल्यू करें, जून में या दिसंबर में, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, और जो इसमें चेंज है वो परमानेंट हो, ठीक है। और होल क्लास ऑफ एसेट्स, तमाम क्लास एसेट्स की जो है वो रिवैल्यूड की जाए। उसके बाद अगेन ये एग्जांपल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, सारी जो डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठी की हुई थी इतने सालों की, उससे हमने अपने एसिड की जो वैल्यू जो है वो कम कर दी, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एसिड, फर्नीचर है या जो भी है वो हमने बढ़ा दी, और वो बढ़ाई किसके ज़रिए से है, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट जो है वो क्रिएट किए हैं कैपिटल साइड पे, ठीक है। ये भी वही है रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे वो होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म होने होते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्नीचर है अगर हम उसको रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि 1 साल में उसने सेल आउट हो जाना है। अगर हम उसको रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं ले रहे तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फ़ंड है। और ये 2 MCQs आए हुए थे, ठीक है। फर्नीचर ही इसमें मेंशन किया गया था और रेवेन्यू और उसकी एग्जांपल्स बताई गई थी। कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, यानी कि कोई इतना ख़ास याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, इसमें एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, इसमें एसेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बार बार नहीं होते, कैपिटल है, मेजर है, एक ही बार होते हैं। इसमें जो है ये बार बार होते हैं। ये जो है ये बैलेंस शीट में अपीयर होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। और ये जो है
ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में अपेयर होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी डेप्रिसिएशन आती है, इसमें पूरा का पूरा जाता है और इसमें बैलेंस शीट में आता है ये, वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो होता है एक्सपेंड। अच्छा, अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो देख लीजिएगा। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्रीपेड कहते हैं उस चीज़ को जो हमने एडवांस में पे कर दी, ठीक है, और ये हमारी एसेट साइड पर आती हैं, एसेट साइड पर ऐड होती हैं। एक्सेप्शंस, लीगल चार्जेस हैं, रिपेयर्स हैं, वेजेस हैं, प्राइस एंड कैरिज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, वही लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, तो जो शॉर्ट टर्म होती हैं, जो डे टू डे हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हमारा चैप्टर ही नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 11 में वो कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। कंट्रोल बेसिकली हमारे लेजर्स होते हैं, लेजर डिटेल में मैंने नीचे बता दिए हैं, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन कर दूँगी। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं, या जो भी इक्वेशंस के रूल्स हैं, या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स हैं, सॉरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, फाइनेंशियल पोजीशन के, बैलेंस शीट एंड इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप अगर रूल्स एक बार ही याद कर लें तो आपको बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दफ़ा अपने कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे बिल्ड कर लें। अच्छा जी, डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने चीज़ें सेल की होती हैं और हम लोग उसको उधार पर सेल करते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने चीज़ें परचेज़ की होती हैं और हम उधार पर परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये मैक्सिमम आइटम्स हैं जो कि चाहिए होती हैं एक डेटर्स अकाउंट में। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं मेरी, या आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करना चाहते तो आप इसको रट्टा लगा दें, ठीक है, कि डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आता है क्योंकि इसकी नीचे डेबिट होती है, क्रेडिट सेल आती है जब हमने क्रेडिट सेल की हो, रिफंड्स आते हैं। अच्छा, डेटर कंट्रोल के मुताबिक और क्रेडिटर कंट्रोल के टॉपिक से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे, दोनों के मिक्सअप करके, ठीक है। ये पूछा गया था कि डेटर्स कंट्रोल जो है वो किससे रिलेट करता है इनमें से, तो इसमें डेटर्स में हमारी बेसिकली बनती ही सिर्फ क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन में कैश सेल्स थी, इस तरह की चीज़ें थी, वो तो इररेलेवेंट है, ये होता ही सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए है, ठीक है। और सेकंड और में पूछा गया था जो उसका आंसर ये था कि रिमेंबर, हाँ जी, कि ये इंडिविजुअल्स डेटर्स को ट्रैक करने के लिए, और डेटर्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, इसमें इस तरह आता है ओपनिंग, फिर आता है क्रेडिट सेल, फिर आता है रिफंड टू डेटर्स, क्या कि जो डिसऑनर्ड हो जाते हैं वो दोबारा से हमारे रिसीवेबल्स बन जाते हैं, भी रिसीवेबल जो डिसऑनर्ड हो जाते हैं वो अगेन ही हमारे रिसीवेबल्स बने रहते हैं, और जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डेटर्स से, ये इसका क्रेडिट बैलेंस अगर आए तो ये आता नहीं है, बेसिकली इसका डेबिट बैलेंस ही ओपनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा निकलता है तो हमने आगे फॉरवर्ड करना होता है, अप एंड डाउन होके ये आ जाता है, इन दोनों को बैलेंसिंग करके आता है। इसमें हमारा जो हमने कैश रिसीव कर लिया है, जो हमारा चेक रिसीव हो गया है, जो हमारे बिल्स एक्सेप्ट हो गए हैं, जो हमारा डिस्काउंट अलाउड हुआ है, जो बैड डेट्स हैं, जो सेल्स रिटर्न है, वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद ये आता है क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, इसका ऑपोजिट है, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ आता है। द रीज़न इसका इसकी नेचर जो है वो क्रेडिट है, और इसकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ आती है, जो हमने नेक्स्ट ईयर में लेकर जानी होती है। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज आती हैं, बिल्स पेबल्स आते हैं, और इंटरेस्ट पेबल आता है, ठीक है। जितने भी हमारे पेबल्स हैं वो सब इस क्रेडिट साइड पे आते हैं, और किसी ने हमें पे कर दिया है, चाहे वो चेक से किया है, चाहे किसी भी तरीके से ही किया है, या बिल पेबल से किया है, वो सब जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर मैंने उनको डिस्काउंट रिसीव किया उनसे, वो भी यहाँ आएगा, और अगर कोई रिटर्न्स हुई हैं वो भी इस साइड पर आएंगे। सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होती हैं, और परचेज रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पे होती हैं, और साथ में एक नोट इशू हुआ होता है। ये इसकी एंट्रीज हैं, ऐसे ही हैं ये। उसके बाद डेटर कंट्रोल्स अकाउंट, उसने वही लिखी हुई हैं चीज़ें, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाया है, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया है, लेजर्स अकाउंट डिटेल्ड में
देख लीजिएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है टिप्स रिमेंबर करने के लिए क्या है कि जो कंट्रोल अकाउंट है वो लेजर अकाउंट होता है, ये मेन जनरल लेजर अकाउंट होता है, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब देखिए, एक ही हमारा अकाउंट बनाया हुआ था, उसमें हमने कितनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ था। अब वो कह रहा है इसमें जो है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट लेस टोटल लेटर्स अकाउंट जो होता है वो इसका एक्चुअल होता है जो पे कर चुके हैं। ठीक है, ये देखें, इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स। एक MCQ आपका ये था। बैलेंस यानी कि टिप्स में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके MCQs में आते हैं। बैलेंस शोज़ द टोटल अमाउंट करंटली ओन बाय द क्रेडिटर्स। अच्छा, ये शो करता है, बैलेंस शो करता है, ये एक ही आया हुआ था, इंडिविजुअल बैलेंसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल लेजर, कि जितना भी इंडिविजुअल बैलेंस कंपनी ने किसी से लेना है ये वो सब का सब सम कर देता है। अब क्रेडिट में क्या होता है, देखिए जैसे ये क्रेडिट कस्टमर था, ये क्रेडिट सप्लायर है। ठीक है, जैसे इसमें इंडिविजुअल बैलेंस जो हमने सेल से हमारे हुए हैं जो हमने देने हैं वो हैं, इसमें वो हैं जो हमने लेने हैं। ये देखें लेटर्स का ये जो उसने लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था ये अनयूजुअल है, बहुत कम अगर होता है, असल इसका ये होता है। डेबिट पे आता है ओपनिंग बैलेंस और हम लोग प्लस माइनस करके जो निकालते हैं वो होता है क्लोजिंग, और इसका ये ऑफिशियल है, और जो प्लस माइनस करके निकलता है वो ये है, जो ये और ये है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, बहुत कम आता है, अगर आए तो हम लिख भी देते हैं। ठीक है, वो कह रहा है इस नेचर के रिगार्डलेसली लेटर जो हैं वो डेबिट पे आते हैं, क्रेडिटर जो हैं वो क्रेडिट पे आते हैं, और उनके अपोजिट साइड पे उनके मालिक का नाम लिखा जाता है कि जिससे भी हमने लेना है। ठीक है, ये आपके MCQs, ये आपके 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, कि मालिक इंसान से हमने किस में परचेज़ किया था तो हमने उसको रिटर्न किया। ठीक है, कैश में था तो क्या होगा। ठीक है, ये एंट्रीज आई हुई थी। अब ये देखें, उप्स, अच्छा, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने उनको देने थे 500, हमने वो ख़त्म कर दिए, हमने उनसे लेने थे 500, हमने वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, लिया दिया भी नहीं, हमने देने थे उन्होंने लेने थे, हमने आपस में इनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये इनका नेम है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। वो कह रहा है जो सेल जर्नल डे बुक है वो असल में क्रेडिट सेल होती है, ओरिजिनल एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल है, और जो सेल्स लेजर है वो बुक ऑफ डेटर्स हैं, इंडिविजुअल डेटर्स। ठीक है, और जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, जो जी अकाउंट है, वो डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट है, मेन नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, एक एक अलग अलग डेटर्स का, और जो सेल अकाउंट है वो सेल इनकम है। उसके बाद परचेज डे बुक, वही क्रेडिट परचेज, और लेजर बुक ऑफ क्रेडिटर्स, और यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबके सब इकट्ठे हुए हैं अलग अलग करके। ठीक है, और ये जो लेजर अकाउंट है इसमें वो अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। ये हमारा परचेज एक्सपेंस होता है। ये इंडिविजुअल का जो हम टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक एक बंदे का, और ये एक एक बंदे जो हैं वो इकट्ठे जब एक जगह पे हम देखने करने होते हैं वो हम उसके लिए ये लेजर बनाते हैं, और ये वो ओरिजिनल एंट्रीज हैं जहाँ पे वो चीज़ें लिखी होती हैं। जर्नल, एक जर्नल भी बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब वो ये डिफरेंस पूछ रहा है कि जब हमारे पास कौन कौन तरह के एरर्स हो सकते हैं इसके अंदर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि हमने रिकॉर्ड करने में हमें गलती लग गई, हमने उसकी नंबरिंग लिखने में गलती लग गई। ठीक है, 700 था, हमने उसको 800 लिख दिया। मेन लेजर में कौन कौन से होते हैं, पोस्टिंग एरर, कि हमने उसको लिख ही गलत में दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, कास्टिंग एरर पहले बता दिया है। उसके बाद सब्सिडी लेजर में भी पोस्टिंग और कास्टिंग होता है, लिस्ट और बैलेंसेस में भी लिस्टिंग एंड कास्टिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ MCQs हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी चैप्टर हमारा एंड होता है ना, वो चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर किस किस तरह के होते हैं। एट वेरी फर्स्ट वी हैव एरर्स। बेसिकली जब हमारी ट्रायल जो बैलेंस होता है, अगर उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना है तो हमें पता लगता है कि भी यहाँ पर कोई एरर है, और हमारी जो बैलेंस शीट है, जो हमारा बैलेंस है, वो भी एग्री नहीं करेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन ओमिट, यानी कि हम पूरी की पूरी एंट्री जो है वो भूल चुके हैं। ठीक है, हमने
सेल किया था क्रेडिट पर, हम वो पूरी की पूरी एंट्री ही लिखना भूल गए, तो हम वो पूरी की पूरी एंट्री दोबारा लिख देंगे, डेटर्स टू सेल। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में ये होता है कि जब हम लोग रॉन्ग अकाउंटिंग हेड लिख देते हैं लेकिन वो करेक्ट जगह पे लिखते हैं, यानी कि डेबिट हम सही करते हैं, डेबिट जिस अमाउंट से होना था हम उसी अमाउंट से डेबिट करते हैं, लेकिन हम उसका जो नाम है, जो उसका हेड है, वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, हमें फर्नीचर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर टू कैश। एक एग्जाम्पल मैंने उल्टी बोल दिया। कंप्यूटर हमने परचेज़ किया था, हमने लिखना था कंप्यूटर, हमने लिख दिया फर्नीचर, ठीक है। तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, हम लोग कंप्यूटर को उसकी जगह पर डाल देंगे, उसको डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट कर देंगे फर्नीचर को, क्योंकि हमने उसको डेबिट किया था। तो हम फर्नीचर को फर्नीचर से ख़त्म कर देंगे और डेबिट को कंप्यूटर को अपनी जगह पर वापस ले आएंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल ही गलत हो गया, ठीक है, कि हमने रॉन्ग अकाउंटिंग हेड भी लिखा है। फॉर एग्जांपल हमने रॉन्ग अकाउंटिंग टोटली रॉन्ग एंट्री की है, हमने हेड भी गलत लिख दिया, हमने नेम शेम भी गलत लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर परचेज़ किया था 5000 का, वो रॉन्गली डेबिट हो गया स्टेशनरी अकाउंट का। अब जो कंप्यूटर जो है वो एसिड से बिलोंग करता है, लेकिन जो स्टेशनरी है वो एक्सपेंस से बिलोंग करता है। एक तो हमने उसका हेड गलत कर दिया, कंप्यूटर से स्टेशनरी कर दिया, और सेकंड हमने उनकी नेचर एसिड था और वो एक्सपेंस था वो भी गलत मलत कर दी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बी कंप्यूटर को हम वापस लेके आएंगे और स्टेशनरी को हम क्रेडिट कर देंगे। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमने ओरिजिनल एंट्री जो है, जो एंट्री बुक्स में लिखनी थी वो ही गलत लिखी है। ठीक है, एक मिनट। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है कि हमने एंट्री तो सही लिखी है, एंट्री हमारी यही बनती थी, लेकिन हमने जो है उसकी जो अमाउंट है वो गलत लिख दी, ठीक है। हमारी अमाउंट थी कि हमने बैड डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ करने हैं 250 रुपीज़ से, ओके। एंड नाउ वी हैव एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में वो कह रहा है कि जब हमने एंट्री करेक्ट डाली हो, डेटर्स टू बैड डेट्स ही किए हों, ठीक है, सॉरी, बैड डेट्स टू डेटर्स ही किए हों, हमने डेटर्स को कम किया हो बैड डेट्स के अगेंस्ट, या हमने उसको बैड डेट्स में लिख दिया हो कि हमें ये पैसे नहीं मिलने हैं, तो एंट्री हमने बिल्कुल ठीक की होती है, लेकिन जो अमाउंट होती है वो हमारी थी 250, हमने क्या कर दी 520, यानी कि हमने 270 जो है हमारी जो अमाउंट है वो ज़्यादा लिख दी, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो हमने क्या करना है, हमने हमारी क्रेडिट जो हमने किया हुआ था डेटर्स 520 से, उसको हमने डेबिट कर देना है 270 से, तो हमारा जो क्रेडिट है वो प्लस माइनस होके 250 पर वापस आ जाएगा। और जो हमारा डेबिट हुआ था 520 से बैड डेट्स, तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है 270 से, ताकि वो प्लस माइनस होके हमारा जो बैड डेट्स हैं वो बचे 250 के 250 ही। अब हम आगे मूव करते हैं कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, अब ये वो एरर हैं जो हो तो जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे का जो अफेक्ट है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इतने एरर गलत हुए हैं, यानी कि अगर आपने एक डेबिट लिखा है कहीं गलती से 200 का, तो आपने कहीं पे क्रेडिट भी रॉन्गली लिख दिया है 200 का, तो वो डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए, हमारी ट्रायल बैलेंस पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि सेल्स, जो हमारी सेल्स है वो हमने कम लिखी है 260 रुपीज़ पे, और जो हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो हमने
कम ज़्यादा लिख दिया है 200 से, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है अकाउंट, वो हमने 200 से ज़्यादा लिख दिया, हमने कम करना है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो ये 200 से डेबिट हो गया। और हमारी जो सेल जो है वो हमने कम लिखी हुई थी, सेल क्या होती है क्रेडिट, वो हमने 260 से क्रेडिट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है 60 रुपीज़ जो हैं वो रेंट पेएबल थे, वो हमने नहीं लिखे तो वो हम लिख देंगे। 60 से हमारा ये हमने रेंट एक्सपेंस लिख दिया, तो डेबिट हमारा 260 हो गया, फिर सेल्स हमारा 260 हो गया, तो दोनों ने आपस का डेबिट क्रेडिट जो है वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम अब अमाउंट्स करेंगे उसकी तो हमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। एरर डेट डू कॉज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अच्छा उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ अगर 260 कम हुआ था तो दूसरी तरफ भी 260 से फ़र्क पड़ता था, ठीक है। अब हमारे पास आए हैं एरर्स दैट डू कॉज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अब वो एरर्स जिनसे डिफरेंस जो है वो अकर होता है। अच्छा जी, अब इसकी हम डायरेक्ट देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेल्स जो है वो ओवरकास्ट कर दी है, यानी कि हमने 200 रुपये से ज़्यादा लिख दी हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल्स हमारी कम कर देंगे 200 से। अब इसकी ऑपोजिट एंट्री कोई नहीं है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 200 से, ठीक है। अब ये जो है अंडरकास्ट, सस्पेंस अकाउंट हो गया हमारा 500 से, सेल हमारा हो गया 500 से। अब फिर हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट भी अपना टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है। उसके बाद ओमिशन हुई हुई थी, ठीक है, तो हमने भी कर दी सही, बैड डेट्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद जी वो कह रहा है कि बिल्डिंग जो है वो हमने नहीं लिखी थी, तो हमने बिल्डिंग लिख दी, बिल्डिंग टू सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये कर लीजिएगा, और आपको रूल्स पता चल गए हैं तो ये खुद कीजिएगा, ताकि आपको जो है चीज़ें वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब उसने वही अगेन डिस्काउंट, ये आपकी प्रैक्टिस हैं, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव साथ में डिस्काउंट अलाउड कर दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड ख़त्म करने के लिए उसको हमने क्रेडिट किया, और डिस्काउंट रिसीव को उसी जगह पे रख दिया। सस्पेंस में कुछ भी नहीं बचा, सस्पेंस पे हम लोग फिर अपना 400 रख देंगे, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपका एरर जो है वो बस यही था, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की भी एक डिटेल्ड वीडियो है, वो देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। ओके, अब हमारे पास आ रहा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में वो क्या कहता है, फाइनल अकाउंट में वो ये कहता है कि हमने इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। एक हमारे पास होता है इनकम स्टेटमेंट, एक हमारे पास होता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। फिर एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है। चलें अब मूव करते हैं आगे। अगर बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी किस जगह पे खड़ी है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी अगर लिक्विडेट होगी तो वो कितना अपना बेनिफिट दे सकते हैं, कितने वो अपने लाइबिलिटीज़ जो अपने एसेट से पे कर सकती हैं, सब कुछ फाइनल बैलेंस शीट में आता है। ओके, अब वो कह रहा है कि एक लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं उससे हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेजर्स जो हैं वो बना लेते हैं, टी अकाउंट बना लेते हैं, कि जहाँ पर एक हेड के अंदर सब कुछ सम अप हो जाता है कि एक कैश की कितने को एंट्रीज थी, बैंक की कितने को टोटल एंट्रीज थी, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारा ये होता है कि हमारा डेबिट सा बैलेंस हम सारा एक तरफ लिखते हैं, हम क्रेडिट बैलेंस सारा एक तरफ लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो बैलेंस है बराबर आया भी है कि नहीं आया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमारी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद उसने फुल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसने ये डिफाइन कर दिया है कि एसिड क्या है, ए फॉर एसिड, ठीक है। ई फॉर जो एक्सपेंस में भी जाएगा, जो एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ए एसिड माइनस से, एसिड में से माइनस होना है, ये ओ कैपिटल में जाना है ये, ठीक है। कैपिटल में जाके ये माइनस होना है, और ये आई इनकम, और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और सी आई, ठीक है। ये उसने मेंशन कर दिया है आपको। ये हमने सब के सब डेप्रिसिएशन जो है वो इकट्ठी कर लें सबकी, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल्स अकाउंट, हमने फर्नीचर अपना सेल किया था टू फर्नीचर, ये हमारा इनकम में जाएगा, और ये हमारा जाएगा एसेट्स में, जाके हमारा फर्नीचर में से लेस हो जाएगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद डिटेल में देखिएगा और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा, बिकॉज इट्स टू लेंथी एंड टफ टू डू विदाउट वाइट बोर्ड। ठीक है, देखिए सबके डेप्रिसिएशन उसने लग कर ली हैं और उसके बाद अभी उसने वो टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं। ये सबको सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो दिया है, अभी आपने ये प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारे पास आते हैं हमारे इन्वेंट्री, जो हमने मैन्युफैक्चर करना है, लेबर, मटेरियल, लेबर एंड FOH। देखिए कि किस तरह प्रोसेस बनता है। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया हुआ था आपको कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है? आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये 4 थे, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ये। ठीक है, तो लेबर का जो हिस्सा डायरेक्ट है और मटेरियल का जो डायरेक्ट है वो सिर्फ प्राइम कॉस्ट में आता है, क्योंकि प्राइम स्टार्ट का, और जो इनडायरेक्ट है मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है और जो अदर इनडायरेक्ट कॉस्टेस हैं वो जाती हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में, और प्राइम और फैक्ट्री को मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। और अगर हम लेबर और FOH को, यानी कि डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और अदर को डायरेक्ट कॉस्ट और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आती है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि कॉस्ट और एक्सपेंस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। कॉस्ट हमारी तब होती है जब चीज़ हमारे पास है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको काम में लेकर आते हैं, जब वो एक्सपायर, कॉस्ट जो है वो जब एक्सपायर होती है तब वो एक्सपेंस बन जाती है। फॉर एग्जांपल मटेरियल पड़ा है हमारे पास, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो हमारे पास कॉस्ट है। जब हम उसको लेकर आए हैं तब हमारी वो कॉस्ट है, तब हमने उसको अपनी कंपनी में लगा दिया है तब वो एक्सपेंस बन जाती है कि हमने इतना एक्सपेंस जो है वो किया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, जब हम डायरेक्ट मटेरियल लेकर आते हैं वो हमारी मटेरियल इन्वेंट्री होती है। ठीक है, फिर हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कि मन हमने डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कितना जो है वो यूज़ किया है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी आपसे पूछा गया था 3 मार्क्स का। ठीक है, आई थिंक 5 मार्क्स का था। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इन तीनों को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, मटेरियल निकलता है, कंज्यूम होता है, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस होता है इन्वेंट्री के ऊपर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तैयार होती है। उसके बाद हमारे पास बारी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो वो भी हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है। वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमारी हैं सोल्ड होती है, जिसमें हमारी तय होती है कि भाई हमारी इतनी गुड्स सोल्ड होनी है और इतने इसके ऊपर कॉस्ट लगी है। अच्छा, वो कह रहे हैं मटेरियल एंड सप्लाई इन्वेंट्री क्या होती है? जो हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, जो हमारे स्टोर्स में पड़ी होती है, जो हमारी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो हमारा इंडायरेक्ट मटेरियल होता है, मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री में आता है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है? वो गुड्स जो सेमी फिनिश गुड्स होती हैं, कि ना वो रॉ मटेरियल है और ना वो टोटली एंडेड है कि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, ये सेमी फिनिश गुड्स होती हैं। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो कंप्लीट हो जाती हैं और जो सेल करने के लिए रेडी होती हैं। अब ये इसका फार्मूला है, ये हम बीकॉम में भी कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो हमने मंगवाया होता है उसमें क्या आता है ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये इतना हेड आया था आपका, इतना। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में हमने ऐड करना है परचेजेस, हमने जो हमारी रिटर्न्स है वो लेस कर देनी है, जो इनवर्ड है वो हमने करना है ऐड, जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो हमने करनी है ऐड, तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देनी है, तो हमारे पास ये एक अमाउंट आ जाएगी। इसमें लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट हमने ऐड कर देनी है। उसके बाद हमारा FOH आ जाएगा। FOH में सब कुछ इनडायरेक्ट आएगा, फ्यूल आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा। उसके बाद टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है? वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर एंड FOH का तीनों का मिला के होता है। उसके बाद क्लोजिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाएगा। वो किस तरह आता है? ओपनिंग फिनिश गुड्स की और एंडिंग फिनिश गुड्स की ओपनिंग में हमने ऐड करना है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो हमारा पीछे आ गया हुआ था,
उसके बाद हमने उसको उसमें लेस कर देना है क्लोजिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स में से हमने लेस करना होता है रिटर्न इनवर्ड्स, और उसमें से लेस करनी होती है CGS, तो फिर हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब वो कन्वर्जन कॉस्ट का बता रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एवरीथिंग वो जो है वो आ जाता है। लेकिन नाउ इट्स योर एग्जांपल, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस के लिए कर लेनी है। एंड नाउ वी हैव अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। दिस इज़ क्वाइट बोरिंग। इन्वेंटरीज जो हैं वो हम लोग क्यों हेल्ड करते हैं? इसलिए कि जब हमारे पास कोई डिमांड है तो हम चीज़ें जो हैं वो सेल कर सकें, इसलिए कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अमल में आ जाए, ठीक है, और इसलिए कि हम सप्लायर से टाइमली परचेज करें और फिर हमारी सर्विसेज जो हैं वो टाइमली लोगों तक पहुंचा दें। अच्छा, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू जो होती है ये सेलिंग प्राइस होती है लेस जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो। ये वो स्कैटर्ड सा है, ये समझ भी नहीं आएगा। ओके, एक होती है इन्वेंट्री वैल्यूड की जाती है दो तरीक़ों से। लोअर जो भी कम होगी, एक कॉस्ट है, एक NRV है। कॉस्ट में हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, और इसमें हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस प्लस लेस फर्दर कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो भी कम होगी हम वो उस पर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में एस्टिमेटेड सेल प्राइस लिखी हुई है उसने, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसिटी टू मेक सच सेल्स वो ऐड करके लेस कर दिया 35,000 से, ठीक है। तो हमारे पास NRV आ गया है। सेल में से वैसे पता कॉस्ट लेस होगी तो NRV आएगा, और बाकी हमारी वैसे कॉस्ट क्या बन रही है, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस 25,000। तो इन दोनों में से जो लेस है उसके ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूड करेंगे, और लेस जो है वो 25,000 है, इसके ऊपर हम अपनी कॉस्ट को वैल्यू कर देंगे। डिफरेंस समझ आ गया ना? अब आगे आपकी प्रैक्टिस है, ये आपने खुद करनी है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? एक परचेज, एक कन्वर्जन, ये दो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तीसरा इसमें ऐड हो गया है, वो ये है कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो उसकी ब्रिंगिंग में काम आई है, इंस्टॉलेशन या वेजेस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या है? परचेज प्राइस में से हमने लेस कर देना ट्रेड डिस्काउंट जो हमने दिया है। उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, उसके बाद अदर कॉस्ट। ये भी आपके एग्जांपल है, सेम वही एग्जांपल है। इसमें आपने क्या किया हुआ है, इनवॉइस, कस्टम, CED, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स कैरेज एंड कमीशन टू एजेंट एंड कॉस्ट ऑफ परचेज, सब के सब ऐड करके हमने अपनी प्रिंट बना ली है। जो हमने ऐड नहीं किया वो है ये रिफंडेबल सेल टैक्स। ये हमें रिफंडेबल है तो हम लोग क्यों इसको ऐड करें, ठीक है। रिफंडेबल ऐड नहीं होता, बाकी सब इसमें ऐड हुआ है। इम्पोर्ट था या एक्साइड ड्यूटी था, कुछ भी था। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एक एबनॉर्मल अमाउंट्स हैं, एक स्टोरेज की कॉस्ट है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। Again you have examples. Okay, here is the point. Here is the point. Here comes FIFO, LIFO and average value method. आपका FIFO MCQs में आया हुआ था कि FIFO का मतलब क्या होता है। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेयर इज़ FIFO, देयर इज, ठीक है। और LIFO का मतलब नहीं आया हुआ था, ठीक है। FIFO के लिए ही दो MCQs आए हुए थे, और एक MCQs FIFO का ये आया था कि पहले मैट्रिक समझाती हूँ मैं आपको। FIFO ये होता है कि हमने अगर चीज़ें हम लोग जनवरी से काम स्टार्ट किया है, हम लोग जनवरी 1 में परचेज़ करते हैं, फिर हम जनवरी 10 में परचेज़ करते हैं, फिर 20 में, यानी कि 10 डेज़ बाद हम लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है। मैं मंथली ही आपको लेके चलूँगी इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर हम लोग फरवरी से सेलिंग शुरू कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो फेब में हमें सबसे पहले वो सेल करना है जो हमने जनवरी 1 से जनवरी 10 के दरमियान चीज़ें परचेज़ की थी, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्लोजिंग अकाउंट बनाएं, ठीक है, तो क्लोजिंग में हमारे पास क्या रह जाएगा, क्लोजिंग में हमारे पास FIFO के लास्ट वाले रह जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू के सारे निकाल दिए थे, और यही आपका MCQs था
कि क्लोजिंग अगर स्टॉक है 5, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है और वो मोस्ट रिसेंट वैल्यूज़ पे है, तो ये कौन सा मेथड यूज़ किया गया था, FIFO के LIFO। अगर LIFO की बात करें तो सबसे जो मोस्ट रिसेंट होता है वो पहले निकलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास तो वेरी स्टार्ट में हमने लिया है, उसी का क्लोजिंग बचेगा ना, क्योंकि हमने लास्ट वाले तो बेच दिए। तो अगर किसी का क्लोजिंग स्टॉक में, अगर वो हमसे ये क्वेश्चन कर रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर लास्ट रिसेंट जो हैं वो अमाउंट्स हैं, रिसेंट जो हमने मटेरियल परचेज़ किया है, तो बेसिकली वो FIFO का बचेगा, क्योंकि FIFO में जो हम पहले खरीदते हैं वो हम पहले निकालते हैं। तो जो लास्ट में बच गया FIFO में, तो वो उसका हमारा फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये मेथड क्या है, 5 यूनिट्स हमने पहले परचेज़ किया 5.5 के, उसके बाद 3 यूनिट्स के बाद प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ क्योंकि कम हो गई, ठीक है। तो यानी कि ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने 5 लिए 4 के, 5 लिए 5 के, 5 लिए 5.5 के, ठीक है। टोटल हमारी अमाउंट क्या हुई, टोटल हमारे यूनिट्स क्या हुए, 5 5 5 15, ठीक है। 15 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। अब हमने कितने यूनिट्स बेचने हैं, 8 सेल करने हैं, तो हम उसको 8 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एवरेज मेथड है कि हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, कौन सा यूनिट कितने का आया था, इसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने यूनिट्स को हमने अब सेल करना है। अच्छा, अब एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये एक कंप्लीट और कंटिन्यूस रिकॉर्ड है इन्वेंट्रीज़ का। इसमें हम लोग मंथली, क्वार्टरली और एनुअली जो है वो प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसको बेसिकली स्टोरेज कार्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं इन्वेंट्री परचेज टू बैंक, बैंक से किया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री परचेज, जो हमारी इन्वेंट्री थी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स से के नेम से ख़त्म कर दी। अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो परपेचुअल और सेकंड क्या था, पीरियोडिक। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो पीरियोडिक के डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो पीरियोडिक के एडवांटेजेस हैं। तो एक याद कर लें अच्छे से, आपका अदर पार्ट जो है वो हो जाएगा। एडवांटेजेस के क्या हैं, ये प्रोटेक्ट करता है थेफ्ट से और लॉस से, और ये इसमें वेस्टेज भी नहीं होती, इसमें इन्वेंट्री लेवल भी अच्छे से ऑब्जर्व रहता है, एक मोरल चेक भी रखता है, और ये हाईलाइट करता है कि कहाँ पे स्लो मूविंग हो रही है, और इसमें फ्रीक्वेंटली फिजिकल काउंटिंग जो है वो होती है। डिसएडवांटेजेस, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको करना बहुत ट्रिकी होता है, ये कॉस्टली है, ये महंगा पड़ता है, और इसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। और इसमें टेक्निकल नॉलेज जो है वो चाहिए होती है, ये डिसएडवांटेज है इसका। पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक ये होता है कि हमने इन्वेंट्री को देखना ही तब है जब हमारा रिपोर्टिंग पीरियड आ गया है। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हम लोग अपनी इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एंड पे करेंगे तो लॉस शॉस होगा, इन्वेंट्री की ऑब्जर्वेशन भी सही से नहीं होगी, तो वो खुद ही एडवांटेजेस थे वो डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। इसमें हम लोग परचेज इन्वेंट्री नहीं लिखते, हम सिंपल परचेज अकाउंट लिखते हैं और बैंक लिखते हैं। और जब हम इसको इश्यू करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को ये अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है। हम डायरेक्ट इसकी सेल्स की लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज अकाउंट हम कम कर देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पहले हमारा हो गया, अब ये इनकी एंट्रीज है। अब नॉर्मल लॉस में ये लिखते हैं, परपेचुअल भी लिखता है, पीरियोडिक भी लिखता है। अब नॉर्मल लॉस को चार्ट कर देता है इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री को कम कर देता है। नॉर्मल लॉस में सिर्फ परपेचुअल लिखता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री, पीरियोडिक जो है वो नहीं लिखता। अगर आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपने खुद करनी है। एंड नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 16 हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में से आपके 3 MCQs आए हुए थे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं आया और MCQs बहुत इजी आए थे, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। पार्टनरशिप कहते हैं जब एक या दो के दरमियान प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी हो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला क्या है, जो सोल प्रोप्राइटर है उसको जो मुश्किल पड़ती नहीं कोई, वो खुद ही ओनर होता है। लेकिन जो पार्टनर है उसमें एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है ताकि उन दोनों की जो अपॉर्चमेंट है प्रॉफिट की वो सही से हो जाए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड कैपिटल को, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जो पार्टनर सैलरी है
वो सर्विस परफॉर्मेंस में करती है, और जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो एक्सपीरियंसिंग, मुझे MCQs नहीं मिल रहे जो 2 आए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे पहले कि हम अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो जो है वो ओके यप दिस इज़ राइट, द मोस्ट ऑफ दिस ड्राइंग्स जो है वो ईच ऑफ द पार्टनर प्रॉफिट्स में से निकाल दी जाती है, ठीक है, और फिर ताकि उनकी शेयरिंग रेशियो जो है वो अच्छी से मेंटेन की जाए। ये आपके MCQs में आया हुआ था कि कैपिटल में से क्या चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट की जाती है ताकि एंट्रीज हमारी करेक्टली हो सकें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, उनकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। अगर एक तीन का हिस्सा रखता है और एक का हिस्सा रखता है तो टोटल हो गया 4, तो हमने प्रॉफिट की अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 3/4 एक को देनी है और मल्टीप्लाई बाय 1/4 जो हम बचपन से करते आए हैं वो चीज़ें इसमें आनी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी थी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपने खुद ही करनी है, ठीक है। द थिंग इज़ के इसको देखा बहुत गौर से किया था, लेकिन इसमें से MCQs, इसमें से क्वेश्चंस कुछ बनते नहीं हैं। जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये लेस किया जाता है कैपिटल में से। ओके, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक रिटायरमेंट के वक्त, और एक डेथ पे जो चेंज है वो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ओके, जो न्यू पार्टनर का एडमिशन है वो डिफरेंट रीजंस पे हो सकता है और डिफरेंट इन्फ्लुएंस पे हो सकता है, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे हम लोग नई प्रॉफिट रेशियो जो है वो क्रिएट करते हैं, और हम लोग अपनी गुडविल की ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं और अपने एसेट्स को अगेन जो है वो रीवैल्यू करते हैं। दिस इज क्वाइट बोरिंग, इट्स ऑल मैथ 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 एंड मैथ। गुडविल कैलकुलेशन मेथड्स, एक एवरेज है, एक सुपर है, एक मार्केट है। एवरेज में वही हम सबको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर पे, तो हमारे पास एक 20 आ गया, तो 3 लोग हैं तो 20 × 3 60/%। बाकी सब आगे प्रैक्टिस है, ये आपने खुद करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो इसमें आपको वो क्या कह रहा है कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको अभी बताते हैं हम। 5 इन नंबर हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, एक चेंजेस इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी नया शेयर आ रहा है, डिविडेंड वगैरह, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो, अगर हमारे कैश में कोई भी चेंज जो है वो हो रहा है। उसके बाद नोट्स हैं, हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं या एडजस्टमेंट्स हैं जो भी हमारी हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं इधर, इसमें देखिए क्या कुछ आ रहा है। या आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो याद करना ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे एलोकेट करी है, ताकि अगर आपको कुछ भी आए तो आपको पता हो कि वो कहाँ से है, जो वो बिलोंग करता है। इसमें ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, ये ग्रांट एसेट्स का हिस्सा है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म लोन जो है वो इसका हिस्सा है। या आपके MCQs में पूछी जा सकती है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इसके प्रिपेयर करने का 2 मेथड से प्रिपेयर की जा सकती है, फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड एंड नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड। एक्सपेंस का फंक्शन क्या है या फिर एक्सपेंस की नेचर क्या है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस में कैटेगराइज हुए होते हैं, लेवल हुए होते हैं। एक कॉस्ट ऑफ सेल होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जानी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें कौन सी चीज़ें जानी है, एक सेलिंग एंड मार्केटिंग है, इसमें क्या चीज़ें जानी है, फाइनेंशियल में क्या चीज़ें जानी है, और इनकम टैक्स में चीज़ें जो हैं वो कौन सी जानी है। उसके बाद इनकम जो मेजरली है वो 2 में डिवाइड की जा सकती है, सेल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, वही फॉर्मेट है, आपने अच्छे से देख लेना है।
ठीक है। उसके बाद ये आपकी चेंजेस इन इक्विटी के बारे में वो बता रहा है, ठीक है। अगर कोई भी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड OCI है, रिटेन प्रॉफिट है, इसका टोटल हमने निकाल लेना है। टोटल किस तरह आना है, ओपनिंग बैलेंस का अलग घन है, फ्रेश इशू शेयर का अलग घन है, रिवैल्यूएशन का अलग घन है, तो फिर हमारे पास एक अमाउंट आएगी। बेसिकली ये थोड़ा सा मेजर हेड है और आगे का हेड है तो ये आपको वो नहीं पूछता। OCI जो है वो आपका आया हुआ था, कुछ आइटम्स दी गई थी OCI की, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स के हमें ऊपर होता है वो हमारा OCI में आता है। जो भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है वो भी हमारा OCI में आता है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज गेन्स हैं और जो हमारा कैश फ्लो हेड है वो भी OCI में आता है। आगे से आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो रही है, ये कर लीजिएगा ताकि मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे अच्छे आ जाएँ। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो सबसे ईजी है, कैश फ्लो का कोई रोला ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक कैश रिसिप्ट होती हैं, यानी कि कैश इनफ्लो, जो कंपनी में कैश आता है। एक कैश पेमेंट्स होती हैं, यानी कि कंपनी में जो कैश निकलता है, कंपनी में जो कैश जाता है। एक सबसे पहले हमारे पास कैश बुक है, इसमें हम टोटल कैश लिखते हैं, कैश के ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं। एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, डेटर से जो रिसीव होता है, जो क्रेडिटर से कैश रिसीव होता है, फिर वो कैश में जाता है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आती है, इसमें ये चीज़ पूछी गई थी। एक हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास ये है, ऑपरेटिंग में हमारे पास आता है जितना भी कैश जनरेट किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमने इंटरेस्ट से डिविडेंड से रिसीव किया है, उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल चार्जेस हैं, उसके बाद हमने इनकम टैक्स जो है पे किया है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में हमारे पास आता है फर्नीचर, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, चाहे हम उनको परचेज़ कर रहे हैं चाहे हम उनको सेल कर रहे हैं। अगर हम उसको परचेज़ कर रहे हैं तो वो लेस होगा, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमें पैसे आएंगे तो वो ऐड होगा। फाइनेंसिंग में क्या आता है, जितने भी कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब के सब हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को ऐड करके हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी नेट कैश इनफ्लो। उसमें भी हमने अपना ओपनिंग ऐड करना होता है और फिर हमारे पास क्लोजिंग जो है वो आ जाता है। अभी हमारे पास इसके 1-2 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। ओके, ये जो है ये आपसे पूछा गया था कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, तो उसका आंसर था डेटर्स, ठीक है। डिक्रीज इन डेटर्स या इंक्रीज इन स्टॉक, ये हमारा ऑपरेटिंग का जो है हिस्सा है। ऑपरेटिंग हमारा स्टार्ट होता है प्रॉफिट से। प्रॉफिट में हमने जो इनकम टैक्स दिया होता है वो हम ऐड बैक कर देते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाती है। जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं वो भी हमने ऐड बैक करने होते हैं, ठीक है। और जो डिस्पोजल पे प्रॉफिट होती है वो हमने लेस करनी होती है। और जो हमारा डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन कैश होती हैं। डेप्रिसिएशन इंज्यूमेबल होता है, हुआ नहीं होता, लेकिन हम अपने उसको अपने मार्केट के ऊपर ले आते हैं कि भाई हम इतना हो सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में इतना ज़्यादा पैसे कम ना लगें, ठीक है। अमोर्टाइजेशन भी यही होती है, इम्पायरमेंट भी यही होती है। तो ये नॉन कैश आइटम्स होती हैं, हमने खुद क्रिएट की होती हैं, ठीक है। ये प्रोविजंस होती हैं। इसके बाद स्टॉक, डेटर एंड प्रिपेयरिंग एंड प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो स्टॉक और डेटर्स हैं, अगर इनमें इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि एसेट कंपनी में आ रहा है तो इसको हम लेस करेंगे, ठीक है। और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं डेटर्स हमारे, तो यानी कि हमारे रिसीवेबल्स से हमसे वो रिसीवेबल्स हमारे ख़त्म हो गया तो हमारे पास कैश आ गया, कैश आ गया तो वो ऐड हो गया। डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ऐड, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो लेस। इस तरह क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो कैश हमारे पास आया है, ये प्लस हो गया। और क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं, कि कैश हमने पे किया है, तो ये हमारे पास लेस हो गया, ठीक है। ये आगे प्रैक्टिस है, ये आपने सबके साथ खुद करनी है। इसके अलावा लेट्स कुछ और आता है कि नहीं आता। ओके, ये स्केच याद कर लीजिएगा और ये आपकी MCQs प्रैक्टिस है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।